हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, हम प्रीवियस टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारे अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। देश के 15वें नंबर के राष्ट्रपति वो बने हुए हैं। ठीक है। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है, हमने जाना कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनका जो 9वीं राज्यपाल थी झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। ठीक है। और 2014 से लेके 2021 तक वो रही राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल दोस्तों झारखंड की थी, लेकिन जन्म उड़ीसा में हुआ था। मयूरभंज और रंग रायपुर इनका चुनावी क्षेत्र था। यह हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, कि जो राष्ट्रपति है इसका, जैसे कि मैंने बताया 5 इयर्स का इसका टेन्योर होता है। भारत में दोस्तों क्या होता है, नेता कितनी भी बार बन सकता है। अमेरिका में 2 बार बनते हैं नेता। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। अमेरिका में क्या है कि एक बार रूजवेल्ट ये बने थे 4 बार। ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने, अमेरिका ने अपने पार्लियामेंट में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, जिसकी वजह से अब वहां पर 2 ही बार बन पाते हैं। तो इलेक्शन कैसे होता है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। बाय मीन्स ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, माने कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये पेपर में काफी पूछा जाता है दोस्तों। ये वाली चीज पेपर में पूछी जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से किया जाता है। अगर वहीं ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हम लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं दोस्तों, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो गए ना, तो उसमें क्या है, जैसे सरपंच के इलेक्शन हो गए। ठीक है। और एमएलए के इलेक्शन हो गए, एमपीज के इलेक्शन हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए। ये जो इलेक्शन होते हैं जिसमें हम वोट देते हैं, यानी कि जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हम खुद वोट देते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जिसमें हम वोट नहीं देते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। उसकी जो प्रणाली होती है, राष्ट्रपति को सिलेक्शन की जो प्रणाली होती है वो होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और जो डायरेक्ट इलेक्शन में होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन को। ठीक है। मतलब प्रथम खंबा चुम्बन प्रणाली। तो ये इस तरीके से प्रथम खंबा चुम्बन प्रणाली इसमें है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे देश में राष्ट्रपति हैं उसका इलेक्शन कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन कौन देते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो होते हैं इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, और इलेक्टेड एमपी, ये और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। देख, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपीज और इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये तीनों उसके राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उसमें वोट देते हैं। इसमें जो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एमपीज होते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो एमपीज होते हैं यानी कि लोकसभा के एमपीज
और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के जो एमपी होते हैं और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं ना, 12, जिनका चयन यानी कि जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अपॉइंटेड जिनको राष्ट्रपति करते हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और राष्ट्रपति जिनको अपॉइंट करता है यानी कि जो एमएलए जो होते हैं, एमएलए के 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन को 545 की सीट होती है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो उन 2 एंग्लो इंडियन जो इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, तो ये लोग राष्ट्रपति के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में मात्र 545 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर 233 लोग राज्यसभा यानी कि जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, मात्र 233 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी के 12 लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है, इनको जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। और विधानसभा के भी जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। इसमें से भी जो एंग्लो इंडियन होता है एक, वो एंग्लो इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विधानसभा इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मात्र जो हमारे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही लोग वोट देते हैं, ठीक है। हमारे जो दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से कम की सजा है तो वो नेता बन सकता है, ठीक है। 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो वो नेता तो बन सकता है, लेकिन उसको 6 इयर्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 इयर्स वेट करना पड़ेगा। फूलन देवी थी दोस्तों, फूलन देवी, उसने 55 से 56 मर्डर किए थे तकरीबन, ठीक है। 54-55 मर्डर करे थे और वो मध्य प्रदेश चंबल से एमपी बनी थी, ठीक है। वो भी एमपी बनी थी, उसने बहुत सारे मर्डर किए थे तब भी एमपी बनी थी, यानी कि मध्य प्रदेश चंबल से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को सजा होती है तो वो भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। अगर 2 साल की कम की सजा है तो 2 साल से थोड़ी सी ज्यादा है सजा तो 6 साल के लिए उसको रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे मैं राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल आपको बताता हूं। जैसे राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो होते हैं यानी कि जो आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 52 से लेके 61 तक है, ठीक है। राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से लेके 61 तक है। अनुच्छेद 52 में बात करी गई है, यानी कि आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में बात करी गई है राष्ट्रपति के पद की। जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उनके पद की बात की गई है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में बात है कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उनकी कार्यवाहक शक्ति जितनी भी होगी, कार्यवाहक शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास निहित होंगी, वो सब राष्ट्रपति के पास होंगी, ठीक है। कार्यवाहक शक्तियां जो भी होंगी वो आर्टिकल 53 में वो सब राष्ट्रपति के पास निहित होंगी। यानी कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे आगे भी काम आएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रपति की शक्तियां पहले इसी में रहती थी, सभी शक्तियां राष्ट्रपति में आर्टिकल 53 में है। इसमें कहा गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वास्ट एंड हैंड टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जितनी भी कार्यवाहक शक्तियां होंगी सभी राष्ट्रपति के पास निहित होंगी, वो सब राष्ट्रपति के पास होंगी, देश की सारी कार्यवाहक शक्तियां। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, आर्टिकल 54 में दोस्तों निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया है। और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का इलेक्शन किस मेथड से होता है, यानी कि कौन सा प्रोसीजर है, कौन सी पद्धति होती है उसका इलेक्शन के, निर्वाचन की प्रणाली कौन सी है, यानी कि प्रणाली, ठीक है, वो कौन सी है। जैसे कि मैंने बताया था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, वो इसमें दी गई है। यानी कि आर्टिकल 55 में वही है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा, वो आर्टिकल 55 में है।
और आर्टिकल 56 में बात करूंगा तो आर्टिकल राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए है, यानी कि 5 इयर्स का उनका टेन्योर है। ठीक है, और अब बात करूंगा आर्टिकल 60 की। तो इस आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के ओथ की बात है, यानी कि राष्ट्रपति के शपथ की बात है। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उसका प्रोसीजर इस आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है, हम इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, कौन सा मेथड होता है, किस तरीके से उनको हटाया जाता है। तो मैंने कुछ आर्टिकल बताए हैं दोस्तों आपको इसमें से, और एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 74, यानी कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति के सहायता या सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होना जरूरी है, जिसका जो अध्यक्ष होगा या मुखिया जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आर्टिकल 74 में इस बात का जिक्र है कि भैया जो प्राइम मिनिस्टर है, एक मंत्री परिषद होना जरूरी है राष्ट्रपति के सहायता या उनके सलाह के लिए, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 में है। और एक है आर्टिकल 78, जिसमें है कि राष्ट्रपति के लिए जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे राष्ट्रपति के जो पावर है वो छीन ली थी। ठीक है, उसको मैं बताता हूं आपको। दोस्तों क्या हुआ था कि 1966 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 1966 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1966 में, तब उनको मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको राजनीति का कुछ पता ही नहीं था। उनको कहते थे गूंगी गुड़िया, एक तरीके से कुछ पता नहीं था। लेकिन दोस्तों देखते देखते 2 साल में इंदिरा गांधी ने अपने आप को इतना मतलब लोग राजनीति में इतना घुसा दिया, अपने आप को इतना जानकारी उनको हो गई कि 1969 में जब हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पर जाकिर हुसैन की डेथ होने के बाद यहां पर इन्होंने वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, क्योंकि उस टाइम नीलम संजीवा रेड्डी भी खड़ी हो रही थी। लेकिन क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस की, उसमें नीलम संजीवा रेड्डी थी, और लेकिन ये खड़े हुए। ठीक है, इंदिरा गांधी फटाफट से वीवी गिरी जी के पास गई और उन्होंने कहा कि भैया नहीं, फटाफट तू उठ जा और हम तुम्हें जिताएंगे। इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया। अब ये जो भी कहें, ये तो इनकी बात टालेंगे नहीं, वीवी गिरी इनकी बात टालेंगे नहीं। तो इंदिरा गांधी ने एक पाशा फेंका, यानी कि पत्ता फेंका, जिसको बोलते हैं दोस्तों हुकुम का इक्का। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक चालाकी से इंदिरा गांधी ने क्या करा, चालाकी से क्या करा कि एक हमारे संविधान में 24वां संशोधन अमेंडमेंट 1971 करा। इंदिरा गांधी ने 24वां संशोधन 1971 करा, यानी इस टाइम पर इन्होंने क्या करा कि एक बिल पास किया इंदिरा गांधी ने। राष्ट्रपति के पास पावर बहुत होती थी उस टाइम, और राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, जो कि इंदिरा गांधी के बनाए हुए थे। इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया कि भैया ऐसा है, एक बिल पास किया जो भी, अब बिल में क्या था कि राष्ट्रपति, इन्होंने कहा कि भैया आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में क्या है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सलाह के लिए रहेगा और उसकी सहायता के लिए रहेगा। इंदिरा गांधी ने इसमें थोड़ा संशोधन किया और उन्होंने कहा कि जो भी राष्ट्रपति के पास
प्रधानमंत्री जो हैं या मंत्री परिषद या जो पार्लियामेंट हैं, वो अगर कोई भी चीज इनके पास जाता है बिल लेके, तो ये बिना कुछ कहे उसमें क्या करेंगे, साइन कर देंगे। एक तरीके से बिना कुछ कहे ये साइन कर देंगे। ऐसा इन्होंने इस 24वां संशोधन 1971 में कहा और वीवी गिरी के पास भेज दिया। अब वीवी गिरी इनके ही मतलब जान पहचान के थे भैया, इन्होंने ही तो रखा था वीवी गिरी को इन्होंने रखा था, इस वजह से ये मना भी तो नहीं कर सकते थे। अब क्या करें, मना तो करना नहीं जाता इनसे, इन्होंने साइन कर दिए। अब कोई भी बिल आएगा ना तो वीवी गिरी उस पर साइन, कोई भी चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो, संशोधन हो चुका है, राष्ट्रपति इनकी जगह कोई भी होगा तो कोई भी बिल जाएगा तो इनके पास तो उनको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। बाद में इंदिरा गांधी ने एक और चाल चली, जब ये साइन वाली बात हो गई तो इन्होंने एक और चाल चल दी, और वो चाल चली इस आर्टिकल 74 में अमेंडमेंट करा कि 42वां 42 अमेंडमेंट 1976, 42वां संशोधन 1976 में करा। और इस संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या करा कि अगर प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेता है या कोई भी बिल पास करता है और वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है उस बिल में साइन करने के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी कि ये आर्टिकल 74 में ये था कि कोई भी अगर सलाह देगा, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, मतलब आर्टिकल 74 में था कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के सलाह या सहायता के लिए प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया आर्टिकल 74 में। उन्होंने कहा कि 42वां संशोधन 1976 में अगर कोई भी सहायता दे, कोई भी सलाह अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे तो राष्ट्रपति उसको चुपचाप से मान लेंगे और वो सलाह मानने के लिए वो बाध्यकारी होंगे, यानी कि मजबूर होंगे, बाध्यकारी होंगे। ठीक है। अब वो मजबूर होंगे तो चूंकि यहां पर ये बात थी 1976 की, ठीक है, 1976 की बात थी। और इस टाइम पर हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जो है हमारे राष्ट्रपति थे, वो चाहते तो नहीं थे कि इस पे साइन करो, लेकिन मजबूर थे साइन करने पे कि अब तो बाध्यकारी हो। देखो पहले ही उन्होंने, इंदिरा गांधी ने साइन करवा दिए थे वीवी गिरी से कि कोई भी बिल आएगा तो वो साइन करेंगे। अब इसमें भी मजबूर थे कि वो साइन करने थे उनको। अब तो कोई भी सलाह होगा चाहे कुछ भी हो तो बाध्यकारी होंगे उसके लिए उनको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से फंस गए और इन्होंने साइन करा और बस सारी पावर जो है प्रधानमंत्री का। आज आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में कितनी ज्यादा पावर है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही होता है, यानी कि देश को वही चलाते हैं। वो इसी की वजह से हुआ था दोस्तों। अब कोई भी बिल जाता है तो सीधे राष्ट्रपति उसमें साइन करते हैं, बस और कुछ नहीं। बाद में 1978 में 44वां जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को थोड़ी सी ढील दे दी थी। और वो ढील ये थी कि भैया इन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम जो है बाध्यकारी तो तुम हो, साइन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी बिल हम पास करेंगे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बिल पास करे इसको साइन तो करने ही है, ये तो इन्होंने बता दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 44 में चाहे चलो तुम्हारी थोड़ी सी ढील के लिए तुम एक बार पुनर्विचार करके दोबारा बिल भेज सकते हो, पुनर्विचार करके, ठीक है, पुनर्विचार करके दोबारा बिल भेज सकते हो। अगर तुम्हें बिल अच्छा नहीं लगता है तो तुम पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को दोबारा बिल वापस भेज दो पार्लियामेंट में। लेकिन अगर पार्लियामेंट में ने वही बिल दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, फिर उनको साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति की जो पावर है वो छीन गई थी। नहीं तो पहले क्या था, राष्ट्रपति की, हमारे देश में राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा पावर थी। ठीक है, काफी पावर इनके पास हुआ करती थी उस टाइम पर। लेकिन फिर बाद में ये राष्ट्रपति की पावर छीन गई थी सारी। इस तरीके से इंदिरा गांधी ने बहुत चालाकी से जो है राष्ट्रपति की पावर को छीन लिया था। आर्टिकल 24वां संशोधन 1971 में संशोधन किया। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 74 में थोड़ा सा
अनुच्छेद 74 में जो है उन्होंने अनुच्छेद 74 में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, यानी कि संशोधन कर दिया, 42वां संशोधन 1976, और सीधे सारा रूल चेंज कर दिया, राष्ट्रपति की पावर सब अपने हाथ में कर ली। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, और अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है और राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं। हम लास्ट टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई टॉपिक के साथ।